हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो बड़ी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2। तो हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो हमने रिएक्टेंट्स देखा क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा, आइडेंटिटीज़ जो हमें बताती है केमिकल रिएक्शन हुई है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये मैंने आपको वहाँ डिटेल में बताया था एनिमेटेड वीडियोस के साथ। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। और हमने देखा था एग्जांपल्स जो केमिकल रिएक्शन हमें बताती है, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हमने वहाँ डिस्कस किए थे बहुत बढ़िया एनिमेटेड वीडियोस के साथ। तो आप जाइए पार्ट 1 ज़रूर देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बेसिक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम ये वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहली वीडियो में भी पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस के साथ। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूले वेयर द रिएक्टेंट एंटिटीज, मतलब जो रिएक्टेंट्स है, जो रिएक्ट होकर नया प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं। ये देखो, ये है रिएक्टेंट्स और ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं ऑन द, और जो प्रोडक्ट एंटिटीज होती है वो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। ये है प्रोडक्ट एंटिटीज और ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट वाली लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट वाली राइट हैंड साइड में। हम देखते हैं उसके एग्जांपल्स, और ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है हम ये एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अमोनिया गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अभी ये वर्ड इक्वेशन मतलब हमें वर्ड्स के फॉर्म में दी हुई है, अब हम इसको सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट करते हैं। मतलब देखिए, अमोनिया गैस मतलब NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हमने वर्ड से उसके सिंबल्स और फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट किया है, तो यही होती है केमिकल इक्वेशन। और हमने ये G गैसीय स्टेट, मैंने आपको बताया था गैसीय स्टेट को डिनोट करता है, HCl यहाँ गैसीय स्टेट में है, NH4Cl फॉर्म होने के बाद सॉलिड स्टेट में बन जाता है। तो ये जो दिए हुए ब्रैकेट्स में वो केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए दिए होते हैं। और हम उसका एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म वाटर, H2 गैसियस फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में, ये दोनों मिलके कंबाइन होके रिएक्ट होके बनाते हैं वाटर। ये लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। ये इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कंप्लीट बनाती है। ये 2 यहाँ कोएफिशिएंट है जो कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा है। आज हम ये वीडियो में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी डिटेल में समझ जाएंगे, और वो उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, हम उससे थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में उसे लिखा कैसे जाता है। रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस विच कंबाइन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो कंबाइन होते हैं और रिएक्ट होते हैं, उसके नेम्स में ही दिया हुआ है। देखिए, रिएक्टेंट्स are known as reactants. The symbols of elements and the formulae of reacting substance are written on the left side. ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड विथ द प्लस साइन, ये देखिए इनके बीच में प्लस साइन भी दी हुई है। देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है और इनके बीच में प्लस साइन भी दी हुई है, बिटवीन देम, प्लस साइन बिटवीन देम। और ये डेल्टा, ये जो ट्राइंगल है इसे डेल्टा कहते हैं, ये हीट के लिए यूज़ होता है। हम इसके बारे में भी आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये कंबाइन होकर बनाते हैं 2CuO। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट्स होते क्या है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, हमने ऑलरेडी देखा, विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन,
ये दोनों कंबाइन होके जो बने हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। द सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड, मतलब जो प्रोडक्ट बने हुए आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड्स में लिखे हुए हैं विद द प्लस साइन बिटवीन देम। ये देखिए, इनके बीच में भी प्लस साइन है और ये राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। तो हम देखते हैं हाउ टू मेक इक्वेशन कंप्लीट और मोर इंफॉर्मेटिव। हम उसे इक्वेशन को कंप्लीट कैसे करें और उसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। तो द वेरियस वेज इन विच अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव आर, पहला, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट्स इन द सेंस, मतलब जो रिएक्टेंट्स पार्ट कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या एक्वेस फॉर्म में, वो उसके साइड में ब्रैकेट बना के लिखते हैं। उससे इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनती है। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं। सी जो कि है सॉलिड फॉर्म में, तो हमने ब्रैकेट में एस लिखा है, प्लस O2 वो गैसियस फॉर्म में। ये दोनों रिएक्ट होकर बनाती है CO2 जो कि होती है गैसियस फॉर्म में। अभी सॉलिड स्टेट होता है S से डिनोट, लिक्विड स्टेट L से डिनोट होता है, गैसियस स्टेट G से डिनोट होता है, एक्वेस फॉर्म AQ से डिनोट होता है। अगर आपको नहीं पता हो एक्वेस स्टेट किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्वेस मतलब वो जिसमें वाटर ऐड हो, वो कोई भी सब्सटेंस जिसमें पानी मिला हो उसे एक्वियस कहते हैं। तो हम उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। Zn जो कि है यहाँ सॉलिड फॉर्म में प्लस H2SO4 एक्वेस फॉर्म में, ये दोनों रिएक्ट होकर बनाते हैं प्रोडक्ट जो कि है ZnSO4, ये भी एक्वेस फॉर्म में है, और H2 गैसियस फॉर्म में। ये जो सॉलिड, एक्वियस, एक्वेस और गैस लिखा होता है, इससे इक्वेशन हमारी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनती है। अभी हम देखते हैं दूसरा टाइप जिससे हमारी इक्वेशन ज़्यादा कंप्लीट और इंफॉर्मेटिव बनेंगी। सो बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, मतलब जो हीट चेंजेस हो रहे हैं उसे इंडिकेट करते हुए, टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में हीट चेंजेस हुए उसे इंडिकेट करना है, उसे बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर चेंज इन हीट हो रही है तो वो दो ही तरह से हो सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे चेंज इन हीट होंगी, या तो टेम्परेचर कम होगा उससे चेंज इन हीट होंगी। तो दो टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एक्सो मतलब बाहर, हीट रिलीज्ड, और एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ये देखिए इसमें हीट रिलीज्ड होती है सराउंडिंग में, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में ये देखिए हीट रिलीज्ड होती है। An exothermic reaction is indicating by writing plus heat or plus heat energy or plus energy on the product side। ये देखिए इसके साथ जो हीट रिलीज होती है या हीट एनर्जी या एनर्जी, वो प्लस साइन के साथ लिखी जाती है प्रोडक्ट साइड में। ये देखिए प्लस साइन के साथ हमने हीट इवॉल्व हुई है वो लिखा है, और आपको पता होगा एनर्जी भी हीट का ही फॉर्म होती है, और ये प्रोडक्ट साइड में लिखे हुए हैं। तो हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 इसे मीथेन गैस भी कहते हैं, प्लस O2 ये भी गैसियस फॉर्म में, ये दोनों कंबाइन या रिएक्ट होकर बनाते हैं 2H2O जो कि है लिक्विड फॉर्म में, और उसके साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व हुई है, इसके साथ हीट भी निकली है। यस, तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम देखते हैं उसकी रिएक्शन। C6H12O6 एक्वियस फॉर्म में होता है ये, और C6O2 ये गैसियस फॉर्म में होता है। ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं 6CO2 एक्वियस फॉर्म में प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में, और उसके साथ ही साथ एनर्जी भी निकलती है। तो हम ये जो रिएक्शन है वो बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज से ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है कि रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, तो आप बोलना एक्सोथर्मिक। तो हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच
रिक्वायर्स एनर्जी, ये वो रिएक्शन है जिसको एनर्जी लगती है। क्यों लगती एनर्जी लगती है और क्यों लगती है वो हम इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अब इनको कौन से फॉर्म में एनर्जी लगती है? हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंस। जब रिएक्टेंस टूटेंगे तो ही जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो रिएक्टेंस तोड़ने के लिए उनको एनर्जी लगती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो अब उसकी सिंपल डेफिनेशन भी देख लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज indicated by writing plus heat or plus heat energy or energy on the reactant side। क्योंकि एनर्जी लगती है तो उसे हम रिएक्टेंट साइड्स में लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। तो और वो उसके एग्जांपल्स है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम देखते हैं थर्ड वे जिससे हमारी इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव बनेंगी। बाय एडिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक प्लेस। अगर कोई कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन है जिससे होने पर ही रिएक्शन यूज़ होंगी। आपने बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर देखा होगा कि लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। आपने बहुत सी फंडिंग्स में, शेयर्स में देखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ऐसे लिखा होता है कि अगर पर्टिकुलर जो कंडीशन रहेंगी उसी पे काम होगा। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शंस में क्या क्या कंडीशंस होती है। अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, जिससे रिएक्शन होगी। सो डेल्टा जो कि ट्राइंगल से डिनोट होता है स्टैंड फॉर हीट। ये देखिए डेल्टा इज इक्वल टू हीट, मतलब डेल्टा हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ रिटन ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें हीट लगती है तो हम उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। एग्जाम्पल 2CO + O2। ये देखिए यहाँ हीट लग रही तो हमने एरो के ऊपर ट्राइंगल बनाया और यहाँ लिखा है 2CuO। ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। अभी हम चलते हैं आगे और उसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें प्रेशर, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो, इफ़ द प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन इट इज़ रिटन ऑन द एरो। अगर किसी रिएक्शन में प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो तो उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। देखिए ये रिएक्शन तभी होंगी जब प्रेशर 200 atm के ऊपर रहेगा। N2 + 3H2O अबो 200 atm गिव्स 2NH3 अमोनिया। ये तभी बनेगा जब प्रेशर 200 atm के ऊपर रहेगा। तो हम देखते हैं अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है कैटलिस्ट के यूज़ करने से। देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट, जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसका सिंबल और फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन अबो और बिलो द एरो साइन। ये देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं या एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। C2H4H2 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए यहाँ कैटलिस्ट है NiC2H6। तो इसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। बेसिकली केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, या तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन या तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम इन दोनों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी वे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक्स बहुत ईजी है और आप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि इससे ही आपका केमिस्ट्री का बेस बनेगा और आप आगे के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलते हैं आगे। हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, the equations in which atoms of various elements on the both side of a chemical equation are equal। जो both side मतलब
रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी जो एलिमेंट्स के एटम्स है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए, तो वो होंगी बैलेंस इक्वेशन। देखिए नाम में ही आप समझ जाओगे, बैलेंस मतलब कि जो एटम एलिमेंट्स के एटम है वो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होने चाहिए। देखिए ऑन द बोथ साइड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इक्वल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे कहता है कि रिएक्टेंट का में जो एलिमेंट्स है उसके मास और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स है उसका मास इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। और दूसरी भी आप एक डेफिनेशन देख लीजिए, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो उसमें यूज हो रहे डिफरेंट एलिमेंट्स उसके एटम इक्वल नंबर में होने चाहिए बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो बाय द अबोव टू डेफिनेशंस हम इन दोनों डेफिनेशंस के ऊपर से ये कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस। अगर उसमें एलिमेंट्स के एटम्स भी इक्वल है तो डेफिनेटली उसमें उनके मास भी इक्वल होंगे, मतलब जितना मास रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में रहेगा। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो यहाँ बैलेंस इक्वेशंस में फॉलो होता है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों का मास x है तो इन दोनों का भी मास x होना ही चाहिए, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है और इसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसे ही नाम में ही आप समझ गए होंगे ये अनबैलेंस्ड होती है। द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, इन अ केमिकल रिएक्शन आर अनइक्वल। यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अनइक्वल है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। आप उसकी दूसरी भी डेफिनेशन देख लीजिए, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे, मतलब अनबैलेंस होंगे, अनइक्वल होंगे। एग्जाम्पल H2 + O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। ये देखिए 2 × 2 4। ये आगे हम सीखने वाले हैं ये बैलेंस कैसे होती है। ये एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल आप समझिए कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ 4 है, मतलब यहाँ पे कम हुए यहाँ पे ज़्यादा हुए, तो ये अनइक्वल रिएक्शन हुई। तो बाय द अबोव टू डेफिनेशंस हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस। तो अगर एटम्स में डिफरेंस है तो डेफिनेटली उनके मास भी अनइक्वल होंगे। अगर यहाँ ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ हाइड्रोजन का मास कम होगा। तो अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अनइक्वल केमिकल इक्वेशन आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। पेपर में से आ सकता है डिफाइन स्केलेटल इक्वेशंस, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होता है। और अगर कोई रिएक्शन इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस कैसे करें, तो उसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल। जो एलिमेंट्स के एटम्स को इक्वल बनाती है ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, ऑफ अ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब जो करेक्ट नंबर बैठता है जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। हमें हिट मतलब अलग अलग कोएफिशिएंट्स डाल के देखना होता है कि किससे हमारी रिएक्शंस बैलेंस्ड होती है। तो हम अभी देखते हैं रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा। तो देखिए ये एक रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस है। तो जब भी आपको कोई भी रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो सिंपली आप ऐसे कॉलम्स बना लीजिए। एक कॉलम होगा एलिमेंट्स का जो कि
रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिखते जाइए कि कौन से एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में 2 ही एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये लिखने के बाद आप देखिए कि रिएक्टेंट साइड में वो उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है। यही हेडिंग में भी लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 प्रेजेंट है, तो आप सिंपली यहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन भी 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और प्रोडक्ट साइड में, अभी प्रोडक्ट साइड में देखिए उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो गया 2 × 2, ये देखो ये हो गया 4। यहाँ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 4 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है। तो ये बैलेंस नहीं हुई। तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो सिंपली हमें इसके सामने, अगर देखिए यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो ये तो हो गया बैलेंस। अगर और बचा सिर्फ हाइड्रोजन, तो आप देखिए यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन और यहाँ है 2 हाइड्रोजन। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए सिंपली इसके सामने ये लगाना पड़ेगा 2। तो देखिए 2 × 2 यहाँ भी, ये देखिए आप इसे पेंसिल से कीजिएगा, 2 × 2 यहाँ 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया, मैं आपको आगे थोड़े से हार्ड इसमें सिखा दूंगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी केमिकल इक्वेशन आराम से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, C3H8 + O2 गिव CO2 + H2O। ये है अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमें बैलेंस करना है, तो पहले तो आप 3 कॉलम बना दीजिए। मैं सिंपली यहाँ एलिमेंट का E और एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है वो R, और ये जो एटम्स प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है उसे P ऐसे लिख देता हूँ। तो आप इसे अच्छे से लिख दीजिएगा और मेरे साथ एकदम सिंपल वे में आप इसको सॉल्व करते चलिए। ये देखिए, तो ये एलिमेंट जो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो है कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 8। तो यहाँ लिख दीजिए 8। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2। वही प्रोडक्ट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड में कार्बन है 1, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन है 2। तो अभी इसे बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड में 3 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। तो अगर हमें यहाँ 3 करने हैं तो सिंपली आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया, यहाँ 3 कार्बन हो गए, पर हमने ये जो कोएफिशिएंट लगाया वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 3 × ये 2 हो गए 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 × 2 हो गए 6 ऑक्सीजन। ये आप पेंसिल से रफ वर्क कीजिएगा अपने पेपर में। 3 × 2 6 हो गए। तो ये देखिए ये हमने यहाँ 3 किया, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो अभी ये करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गए और यहाँ 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, और इसको 6 करने के लिए आप यहाँ 3 लगा दीजिए। ये ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए अगर आपने यहाँ 3 लगाया तो यहाँ अगर आप 3 लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये आप पेंसिल से कीजिएगा। ये देखिए × 3 = 6। ये यहाँ पे हमने 3 लगाया और हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हम इसके सामने 4, मतलब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 ये और ये 2, ये यहाँ हो गया बैलेंस, ये भी हो गया 8। पर अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 और ये 6, यहाँ +4, ये हो गए 10 ऑक्सीजन और यहाँ है 6। तो अगर हमें यहाँ बनाना है 10, तो हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ
5 से कर दीजिए, तो यहाँ भी हो गया 10। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, जो तो ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। अभी हम ये इक्वेशन का दूसरा भी देखते हैं। तो आप ऐसे 3 कॉलम बना दीजिए और लिखिए एलिमेंट जो है और एटम जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप वो लिख लीजिए। यहाँ हो गया Mn, ये हो गया और ऑक्सीजन, यहाँ पे H भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके साथ क्लोरीन Cl। आप देखिए कि Mn रिएक्टेंट साइड में एक ही है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। और O2 मतलब यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन 2 ही है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 और ये 2 4। तो अभी हम Mn तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए। ये ऑलरेडी 2 थे, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 यहाँ 4 हो गए और यहाँ 1 ही है। तो अगर हम यहाँ हमें बनाना है तो हमें उसके सामने HCl के सामने अगर हमने 4 लगा दिया तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ भी 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया इंटू 4, ये भी बैलेंस। पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 4 Cl हो गए और रिएक्टेंट साइड में भी ये 2 और ये 2, ये देखिए इंटू 4 अगर हमने कर लिया तो ये भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल होता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये बहुत ही मार्क स्कोरिंग होता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। ये देखिए यहाँ मैंने पहले ही बना दिया है जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ जल्दी से लिख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पहला Fe, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा एल्यूमिनियम, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखिए Fe यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 है, ऑक्सीजन 3 है और एल्यूमिनियम 1 है और प्रोडक्ट साइड में Fe 1 है, ऑक्सीजन 3 है और एल्यूमिनियम 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हम इस Fe को और एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ Fe 2 है, तो अगर मैं सिंपली यहाँ इसके सामने 2 लगा दूँ तो Fe तो हो गया बैलेंस इंटू 2 इक्वल टू 2, ये तो हो गया बैलेंस, ये भी है बैलेंस और Al यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो उसी तरह मैं यहाँ भी 2 लगा दूँ तो ये तो है ही और इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये भी हो गया बैलेंस। तो देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये है सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। Fe यहाँ है 2, यहाँ भी है 2, ऑक्सीजन है यहाँ 3, यहाँ भी 3 और एल्यूमिनियम यहाँ है 2, यहाँ भी 2, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम देखते हैं इसका आखिरी एग्जाम्पल और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड्स में PYQs कैसे आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता चले बोर्ड कौन सी लेवल का होता है। और बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, आप डेफिनेटली 90 अबो स्कोर या 95 जो भी आपका ड्रीम स्कोर है आप 100% अचीव कर लेंगे। तो ये है, हम यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है Fe, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में Fe 1 ही है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है।
तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है। अभी Fe को बैलेंस करने के लिए अगर हम सिंपली इसके सामने 3 लगा दें, ये देखिए 3, तो ये हो गया बैलेंस। ये देखिए हमने यहाँ इसके सामने 3 लगाया, इंटू 3 इक्वल टू 3, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अगर हम इसके सामने 4 लगाते हैं तो यहाँ इंटू 4 इक्वल टू 4, यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर ये हो गया 8, यहाँ 8 हो गए हाइड्रोजन। तो अगर इसे बैलेंस करना है तो यहाँ 2 है और हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो ये यहाँ भी बैलेंस हो गए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो ये होगी रिएक्शन बैलेंस। अब हम चलते हैं P/Qs पे।